Hello students, myself Kumar Ujwal, faculty Political Science and International Relation. I have been teaching this subject from last 19 years. So naturally, I will have more stake in this particular class on political issues, be it domestic or international political issues. So as you might be seeing, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरव्यू के कई डायमेंशंस हैं. पहले तो जनरल चीजें देखते हैं, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली जो बात है कि ये इंटरव्यू है क्या, व्हाट इज इंटरव्यू. बहुत से लोग बहुत सारा इंटरव्यू देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा इंटरव्यू क्लियर भी कर लेते हैं और उन्हें इसका अगर फॉर्मल डिफिनेशन करने के लिए कहा जाए तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इट. So what exactly you are going to do, you must be knowing it, that what exactly you are doing in interview. Sakshatkar. So what is interview? To begin with, interview is a formal meeting. यह एक औपचारिक बैठक है. You are not meeting a friend. जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, तो that may be informal, but here it is a formal meeting with the purpose to ascertain the personality of the candidate and to see the suitability of the candidate for the job one is seeking. यानी कि पहली तो बात यह है कि इंटरव्यू जो है वो एक फॉर्मल मीटिंग है. यह एक औपचारिक बैठक है जिसमें आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, आपको इंटरव्यू करने के लिए बुलाया गया है. योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एनालिटिकल पावर इज ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड इन प्रीलिम्स एंड मेंस. आपका नॉलेज का टेस्ट हो चुका है. क्वेश्चंस में दोनों ऑब्जेक्टिव और फॉर्मेट, सब्जेक्टिव, दोनों फॉर्मेट में आप वो डिलीवर कर चुके हैं. तो सिर्फ नॉलेज या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग या सिर्फ थिंकिंग, क्योंकि क्वेश्चंस में आपने डिस्कस वाले भी किए हैं, एक्सप्लेन वाले भी किए हैं, इलुसिडेट वाले भी किए हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट वाले भी किए हैं, थ्रो लाइट अपॉन वाले भी किए हैं. तो यू हैव डन ऑल दोज थिंग्स. नाउ दिस फॉर्मल मीटिंग is must, because even if one is bookworm, अगर कोई किताबी कीड़ा है और बहुत मेहनत करके उसने प्रीलिम्स और मेन के फॉर्मेट में काफी मेहनत करके क्वालिफाई कर भी गया, तो भी जब तक उसकी एक फॉर्मल मीटिंग नहीं होगी, जैसे बचपन में आपने सुना होगा वाइवा, तो जब तक फॉर्मल मीटिंग नहीं होगी, जब तक इंटरव्यू नहीं होगा, तब तक पर्सनालिटी का पता नहीं लगाया जा सकता. अब ये पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आती हैं. योर वर्बल एक्सप्रेशन, जो आप बोलते हैं, योर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन लाइक योर जेस्चर्स, या लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक योर आई कॉन्टैक्ट, लाइक योर कॉन्फिडेंस लेवल, लाइक योर ऑनेस्टी, लाइक योर करेज टू से आई फेल टू रिकॉल और आई डोंट नो, योर फ्लेक्सिबल बट फर्म अप्रोच. तो पर्सनालिटी जो है वो बाहर निकल के आती है. इट मैनिफेस्ट ओनली इन इंटरव्यू. योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, राइटिंग स्किल already is being tested, but your personality is basically tested in interview. This does not mean that interview is all about tell about yourself and your family and all that. Here also knowledge based things are there, understanding based things are there, analytical questions are there, and the most important is suitability. Whether you are suitable for the job you are going for or not. क्या आप जिस सेवा में जा रहे हैं उसके लिए आप सुटेबल हैं या नहीं. If you are going to join military administration, then your first and foremost quality would be your firmness. If you go to join a private company,
your first and foremost thing would be smartness. But if you are going for civil administration, सिविल सेवा की परीक्षा में जो सबसे पहला वर्च्यू होना चाहिए वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए आप नहीं काम कर रहे जो जिसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव है। तो सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो यू शुड बी सुटेबल। देखिए सभी की पर्सनालिटी, सभी का सोशलाइजेशन अलग अलग परिदृश्य में, अलग अलग समय में, अलग अलग भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में हुआ है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी, बट देयर आर सर्टेन कॉमन डिनोमिनेटर्स। कुछ चीजें स्टैंडर्ड हैं जो पर्सनालिटी में होनी ही होनी चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स, हाउ यू बिहेव इन ऑकवर्ड सिचुएशन, whether you are being provoked or not. So basically interview is not grilling. ये कोई आप ईडी या सीबीआई या सीआईडी के सामने या पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा रहे जिसमें आपको ग्रिल किया जाता है, डराया जाता है, आपसे फैक्ट्स कभी कभी इंटीमिडेट करके निकाला जाता है। दे विल नॉट बी ग्रिलिंग यू। अगर किसी एरिया में उन्हें लगता है कि आपकी पकड़ कमजोर है तो उस एरिया को वो परसू नहीं करते हैं। They want to get best out of you, and you have to be prepared because it's a maker or breaker stage. Let me tell you that a good interview will make a huge difference. I've seen so many students, I've guided so many students who scored less in main, but because of their interview score, they finally got qualified. So जो सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरव्यू के पर्सनालिटी में आपकी टेस्टिंग है वो आपके कॉन्फिडेंस की है, कोहेरेंस की है, सेंस ऑफ जजमेंट की है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी एक थोड़ा सा रोल है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस होते हैं। आपके वैल्यूज, विजन, इंक्लिनेशन, ये सभी चीजें आपकी पर्सनालिटी का अंग है जो व्यक्तित्व में सभी चीजें काउंट होती है। जो सिर्फ बाहर दिख रही है वो नहीं, क्योंकि देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो प्रीलिम्स और मेन का सिलेबस डिफाइंड है कि भाई ये जो है ये प्रीलिम्स है, ये सीसेट है, ये जीएस है और ये प्रीलिम्स में है और ये मेन में है और ये 4 पेपर हैं, उसका सिलेबस डिफाइंड है। बट इंटरव्यूज एजेंडा इज नॉट डिफाइंड। लेट मी टेल यू, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। तो लिवरेज इज लैटिट्यूड। The areas from which the questions can be asked is so vast that your diverse knowledge, your diverse exposure, your way of handling the things, these things matter a lot in your ultimate success. So first we have seen what is interview, कि interview है क्या। आपने देखा कि interview एक formal meeting है, औपचारिक बैठक है जिसमें पर्सनालिटी की टेस्ट होती है और देयर इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ सुटेबिलिटी। अभी कोविड-19 के दौर में आप जानते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यूज कॉल हुए, चाहे वो यूपीएससी के चल रहे हों, चाहे कई स्टेट पीसीएस के हैं वो चल रहे हैं, आने वाले हैं। तो ये चैलेंज है कि इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कहां जाएं। इतने बड़े मेकर और ब्रेकर स्टेज जो डिसाइसिव हो सकता है, दैट कैन प्ले डिसाइसिव रोल इन योर लाइफ। एक अच्छा इंटरव्यू और एक खराब इंटरव्यू कैन मेक अ बिग ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, कैन सेव योर लॉट ऑफ योर टाइम। अगर एक खराब इंटरव्यू हो तो 1 साल आपका फिर पीछे चले गए, और एक अच्छा इंटरव्यू आपको बेहतरनी पार करा देता है। एनीवे, सो what is interview is clear। जो जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। क्यों है इंटरव्यू? Why interview? Interview to test the things beyond knowledge। सिर्फ नॉलेज किसी को रट के भी हो सकता है, क्रैम करके भी हो सकता है, बट थिंकिंग, योर एनालिटिकल स्किल, योर सेंस ऑफ जजमेंट, your understanding of the things, application of the knowledge, and skillful application of knowledge is art. What is art? Art is a skillful application of knowledge, not merely a knowledge.
So appearing in interview, delivering an interview is also an art. So it's not only knowledge part, it's applied part also. How you apply your knowledge. After all, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है, इतनी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी. तो आपको पता होना चाहिए कि वी हैव जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होगा. और इसीलिए आपको हर क्षेत्र के बारे में ना सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए बल्कि प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए. तो व्हाट इज इंटरव्यू? दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. व्हाई इंटरव्यू? द पर्पस इज टू ascertain the personality of the candidate and to see the suitability, कि आप सुटेबल है या नहीं. हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल हो लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल ना हो. तो ये दोनों चीजें इंटरव्यू में देखी जाती हैं. अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड डायमेंशन पे आते हैं. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन? पहले हमने देखा व्हाट एंड व्हाई, पहले और दूसरे नंबर पे. अब देखेंगे कि इंटरव्यू में कई किस तरह के प्रश्न आते हैं. काइंड्स, वी क्लासिफाई द क्वेश्चंस एंड योर लेंथ ऑफ द आंसर डिपेंड अपॉन द काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि किसी फैक्चुअल क्वेश्चन में आपकी मर्जी है ज्यादा बोलने की, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, और किसी एनालिटिकल क्वेश्चन में क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है इसीलिए आप उसको जल्दी में निपटा रहे हो. तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है. इसीलिए द क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट नेचर. वन इज फैक्चुअल क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. यहां पे कोई राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है, यहां ट्रू एंड फॉल्स की बात है, यहां फैक्ट की बात है, तथ्यों की बात है. एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव रॉन्ग फैक्ट. जहां ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां एनालिसिस है, वहां अगर आपके पास एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं भी है तो भी आप जितना है उतना आप प्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर आपको पूरी तरह से पता है तभी आप उसको बोले, अथवा आप परहैप्स, जैसे आपको पता है कि 8848 या 8850, तो यू कैन से रफली परहैप्स ये लगा सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं हो कि 8848 के बजाय 8200 बता दे. द पॉइंट इज, इन फैक्चुअल क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. देयर आर various factual questions and you must be very precise, and it is in kind of true and false. It is, and you cannot afford to give wrong figure or facts. That gives very bad impression. Never try to hoodwink the board members. They are quite experienced. They are knowing from your delivery, from your verbal, non-verbal expression. They have taken so much interview that you cannot underestimate them. आप ये कतई ना सोचें कि ये मेंबर तो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो इकोनॉमी में ये कम जानते होंगे, या ये तो इस बैकग्राउंड से, मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं तो इन्हें हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा. नेवर अंडरस्टिमेट मेंबर्स इवन इफ यू आर नोइंग द कंपोजिशन ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड. सो यू हैव टू बी फैक्चुअली करेक्ट. सो एक तो हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन. जो दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है वो एनालिटिकल होता है या ओपिनियन बेस्ड. इन माई ओपिनियन, इन योर ओपिनियन. तो ओपिनियन में वेरी, इट इज सब्जेक्टिव, इट्स नॉट फैक्चुअल. इट इज इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग. राइट एंड रॉन्ग आर नॉर्मेटिव टर्म्स, जहां वैल्यू लैडन सब्जेक्ट है, मूल्य आधारित विषय है, लेकिन यहां फैक्चुअल तो ट्रू एंड फॉल्स है. ये इंपिरिकल स्टेटमेंट है, यहां पे एनालिटिकल. सो इन योर ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. बट हियर ऑल्सो you cannot be lopsided and you cannot be unilateral in your approach. तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, क्योंकि यहां कोई फैक्ट ऐसा नहीं है. फैक्ट में भी
जैसे आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि लुकिस्ट पॉलिसी 1992 से स्टार्ट हुआ, 393 से हुआ या 91 से ही हो गया, तो यू कैन से इन अर्ली 1990s यू आर नॉट रॉन्ग। एनालिटिकल में आपका पर्सनालिटी ज्यादा निखर कर आता है, ज्यादा उभर कर आता है, मैनिफेस्ट होता है। तो एनालिसिस या ओपिनियन में कुछ चीजें आपको स्टैंडर्ड ध्यान में रखनी है। जब भी आप फंसे, आपको लगे कि ये ओपिनियन देने से कहीं इंटरव्यू ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा, मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, इन सच सर्कमस्टांसेस यू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ। Nobody is above constitution. There is rule of law, there is constitutionalism. Even board members are bound by the constitution. Nobody is above constitution. So if you fortify your argument or opinion based on constitutional provisions, you are always right. First. Second, democracy. Democracy has become such a value, particularly in India and across more than 140 countries of the world, that if you are referring to democratic values or principles or institutions, you can fortify your argument and give your opinion based on majorities rule, protection of minorities, constitutional government, rule of law, separation of power, decentralization of power, civil liberties, free press, active civil society, republicanism, constitutionalism, rule of law, civil liberties, all these things, free and fair periodic election, more than one party competing for political power. तो इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा गांधीज्म। भारत में गांधीज्म या गांधी की विचारधारा के का क्रिटिसिज्म हो सकता है, होता भी है, होना भी चाहिए, बट बाय एंड लार्ज इफ यू आर रेफरिंग टू गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, irrespective of the political compartmentalization and ideology wise division, then it is accepted, right? So first is constitution, second is democracy, third is Gandhism, and fourth is judgment of Supreme Court. If you are giving your argument based on judgment of Supreme Court, you are mostly right. अब कभी हो सकता है कि जैसे शुक्ला वर्सेस एसडीएम जबलपुर केस में, हैबियस कॉर्पस केस में, एएन रे के केस में कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उस समय इमरजेंसी के दौर में 74 से जो 76 तक 19 मंथ्स का इमरजेंसी, उस दौरान जुडिशियरी भी, जिस समय एएन रे थे, जस्टिस एएन रे चीफ जस्टिस, उस समय कई जजमेंट्स लॉपसाइडेड हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज इट इज राइट। थर्ड इज, first is factual, second is analytical, third is situational question. You are put in a particular situation and then you have to act. Then you are being asked कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे हुए हैं और बातचीत का कोई रास्ता नहीं है और बल प्रयोग के अलावा कोई चारा नहीं है, तो बल प्रयोग कैसे करेंगे? प्रोटेस्टर्स स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, तो और ऐसा है कि बिना ओपन फायर किए हुए अपनी जान बचा नहीं सकते, तो क्या टीयर गैस से सिर्फ काम चलाएंगे? या आप किसी फ्लाइट में जा रहे हैं और वो हाईजैक हो जाता है, तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे? हाउ यू विल रेस्पॉन्ड टू सच सिचुएशन? विल यू गो फॉर हेरोइक एक्शन एज लाइक इन फिल्म heroes do, but that is real, not real life? Will you be passive, not acting, not responding, being inert? Will you be thinking over it and then coordinating, trying to communicate? Will you go for seeking help? In what way you will go to seek help? Will you first understand the situation and then act? Will you act promptly or will you wait for opportune moment to act? All these things are situational question. हर एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। जब ऐसा सिचुएशन हो जहां पे डिसीजन बहुत ही
इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही वाइटल हो जाता है. तो इन सच सिचुएशनल क्वेश्चन, हाउ यू रिस्पॉन्ड, what is your response, how you go for crisis management or resolution of that conflict or situation, that is also very important. Then fourth kind of question is hypothetical question. If you become prime minister, what you will do at Galwan Valley and standoff with China? Will you go for war? Will you go for diplomatic channels? Will you go to isolate China diplomatically? Will you pressurize China? Will you use economic tool first? In decision-making model of political science, every political actor, those who are having authority to take decisions, face such situation, and there are large number of variables, and they go for such a rational decision which maximize the goal as per the ranked preferences of the decision maker. तो hypothetical question, कि अगर आप ये होते तो क्या करते? This is hypothetical question. So there is also a statement of Abraham Lincoln, if you want to test the character of a person, give him power. Powerless में तो सभी लोग docile रहते हैं, सभी लोग humble होते हैं, लेकिन power आने के बाद भी जो humble हो, उसकी integrity या उसकी जो प्रशंसा या उसका गुण या virtue ज्यादा है. तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं. तो बस यू हैव टू मेंटली बी प्रिपेयर्ड. आपको पता होने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन हैं. आपका लेंथ ऑफ द आंसर वो नहीं बोलेंगे कि इस पे 2 मिनट बोलिए, इस पे 10 लाइन बोलिए, इस पे 4 ही लाइन बोलिए. योर लेंथ ऑफ द आंसर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, द काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन. सो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इट कैन बी, एंड समटाइम्स इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, समटाइम्स इट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड का मतलब है where it's not specified, like what you think, how globalization is affecting the world. This is open ended. What is the effect of globalization in social sphere, political sphere, cultural sphere, religious sphere, economic sphere. But some is closed ended question. The effect of asymmetrical globalization on politics of third world countries or in politics of India. This is very much a specific question. You can say this is general in nature, while this is specific in nature. This is the kind of the question. These are the kinds of the questions which are being asked. Hypothetical, situational, factual, analytical, open-ended, closed-ended. Sometimes there are controversial questions. And here your sense of judgment, balance is tested, like issue of reservation, issue of communalism. You have to be very much balanced. Don't become prisoner of your condition. If I am getting benefit of reservation, I say reservation is 100% right and it is social justice and it should be extended and it should be increased. And if I am not beneficiary, I say it is killing of merit. ये तो merit की हत्या है, इसे खत्म कर देना चाहिए. The both are lopsided approach. You have to be very much balanced. And as I have said earlier, whenever you find yourself in ticklish situation or catch-22 situation, you have to use चौका. 4 चीजों पे हमेशा नजर रखें और उन 4 चीजों को रेफर करें और उन 4 चीजों से अपने आंसर की किलेबंदी करें. कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डेमोक्रेसी और गांधीज्म. इन 4 चीजों पे अगर कसौटियों पे आप अपने आंसर को देंगे तो इंटरव्यू बोर्ड भी उसको स्वीकार करेगा, पूरी दुनिया स्वीकार करेगी, पर्टिकुलरली इंडिया में गांधीज्म. तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में योर अप्रोच शुड बी बैलेंस्ड. आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. जब कंपार्टमेंट वाइज आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो आंसर देने में पहला कदम, पहला पग आपने रख दिया, रखने में आसानी हो गई कि आप समझ गए किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का नेचर ऑफ द क्वेश्चन है, कितना आंसर कितना लेंथ होना चाहिए. इस तरह का फॉर्मेट हमें पता है. मैं कोई घबरा के इंटरव्यू बोर्ड में नहीं गया कि क्या तो पूछ देंगे. अधिकतर लोगों को आमतौर पे पैनिक में रहते हैं, घबराहट में आमतौर पे आप गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं, एक गलती दूसरी गलती, कैस्केडिंग इफेक्ट.
तो अगर दो चीजों में चुनना हो कि देर से आंसर देना है या पैनिक में गलत या गलतियों पे गलतियां करना है, तो मैं देर से आंसर देने के इविल को चुनूंगा। जैसे गांधी ने कहा था ना, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन वायलेंस एंड कवर्डिस, आई विल चूज वायलेंस। अगर कायरता और हिंसा में किसी एक खराब चीज को मुझे चुनना हो तो मैं हिंसा चुनूंगा, जबकि हिंसा एक रॉन्ग मीन्स है, एक इम्प्योर मीन्स है। फिर भी तो यही बात है कि टेक योर टाइम। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको ग्रिल करने के लिए आए, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने ग्रिल होने के लिए गए। टेक योर टाइम और तुरंत आंसर देने की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फेवरेट एरिया भी है तो वो इंथुजियाज्म, वो अति उत्साह नहीं दिखना चाहिए। सम परिस्थिति यानी सभी परिस्थितियों में समान रहना, मध्यम मार्ग जो बुद्धा ने बताया उसको फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आपके पसंदीदा क्वेश्चन आ गया, इतना आप इंथुजियास्टिक हो गए जो इंटरव्यू बोर्ड को दिखने लगा, या कोई ऐसा एरिया आ गया जहां पे आप बचने लगे। तो टेक योर टाइम। हर क्वेश्चन के बाद 5-6 सेकंड के बाद ही आप आंसर दें। आपको टाइम लेने के, कैरी करने के और भी तरीके हैं, जैसे इन माई ओपिनियन, सर, आई थिंक, वेल, ये सब वर्ड्स बोलने में आपकी कंटिन्यूटी भी रहती है एंड यू गेट योर टाइम, यू कैरी टाइम टू थिंक। क्योंकि ब्रेन जो है न्यूरॉन सिस्टम है, एकदम 5G कंप्यूटर 5G की तरह नहीं है कि एकदम तुरंत आपने गूगल में डाला और तुरंत आ गया। अब कई चीजें रिकलेक्ट करनी पड़ती है, कई चीजों में पॉसिबिलिटी होती है कि दो अलग अलग चीजें मिंगल हो जाएं, तो उन चीज को अवॉइड करने के लिए इसको, तो इन तरह के क्वेश्चंस आ गए। दीज आर द काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द अदर एस्पेक्ट, लाइक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछे जाते हैं, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, जो इंटरव्यूअर्स हैं उनमें भी तो एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए कभी वो शुरुआत अच्छे से या आपके सरल तरीके वाले से स्टार्ट करते हैं, टेल अबाउट योरसेल्फ। तो कम से कम इस मामले में तो एक क्लास 1 का भी स्टूडेंट होगा, या तो वो कहेगा माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, दीज आर द माय हॉबीज। तो टेल अबाउट योरसेल्फ ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। यहां भी आपको अपने बारे में जब बताते हैं तो सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक्सपीरियंस है या पिकनिक पे जो एक्सपीरियंस है वो नहीं, एग्जाम रेलिवेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रेलिवेंट, पब्लिक अफेयर्स रेलिवेंट चीजों का अपने से कनेक्शन, सिनर्जी, वो बताना है। टेल अबाउट योरसेल्फ। नाम तो ऑफ कोर्स बताएंगे, फादर्स ने भी बता सकते, एंड जिस जो आपकी जो स्टेट को बिलोंग करते हैं, नेचुरली उसमें आपका फेवरेट एरियाज, हॉबीज, आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका विजन। हर व्यक्ति का जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य है। एनिमल्स डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड सर्वाइवल। एनिमल्स का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हैव यू सीन एनिमल्स मेकिंग 5 year plans? Are animals philosophers? They are not. But every human being is philosopher. He is having certain, or she is having certain objectives in mind. Ideals, principles, mission, vision. तो ये चीजें हैं जो आपको पता है, लेकिन इस मिशन विजन में भी ओवर आइडियलिस्टिक नहीं कि मैं आऊंगा और पूरी तरह सिस्टम ऑनेस्ट कर दूंगा और पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, पूरी तरह से रेडिकल चेंज कर दूंगा, अभी जो भी था सब गड़बड़ था। इस तरह का अप्रोच तो बिल्कुल ही नहीं अपनाना है। एक मॉडरेट अप्रोच। आई वुड लाइक टू एड इन दिस। आप जिस सिस्टम में जा रहे हैं उस सिस्टम को गाली देते हुए आप उस सिस्टम के अंदर नहीं जा सकते। आप उस सिस्टम में जा रहे हैं, उसमें सुधार के लिए जा रहे हैं, उसमें प्लस करने के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ आपके जाने से
क्या रिफॉर्म होगा, आपने हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपोजर, अपना सोच, अपना एक्सपीरियंस, तो वो वहां यूज करना है पब्लिक के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर बिकमिंग परमानेंट एग्जीक्यूटिव. Political executive is temporary, they owe their position to the mandate of the people, but you are owing your position to the merit based appointment. Max Weber, liberal democracy, neutral bureaucracy, anonymity, loyalty, secrecy, accountability, mobility, interpersonal, this non-political you must be, right? Behavior predictability, all these are the elements that is expected from an aspirant of civil services. तो इसमें टेल अबाउट योर सेल्फ, फिर जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट. जैसे भारत में आईएएस जो है वो जनरलिस्ट है और नॉन टेक्निकल, तो उसके प्रमोशन के चांसेस भी ज्यादा हैं, उसका सैलरी ग्रेड भी ज्यादा है. बाकी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में टेक्निकल वालों का चांसेस कम है हेड बनने का या सेक्रेटरी बनने का, तो इसीलिए आईएएस का प्रेफरेंस भी ज्यादा है. अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कई लोग आईएफएस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं. इंडियन फॉरेन सर्विस, आप जानते हैं देयर आर 3 ओनली ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बट फॉरेन सर्विस इज ग्रुप ए सर्विसेज. तो टेक्निकल जर्नलिस्ट होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इस पे विवाद हमेशा रहा है. अब तो यह विवाद पॉलिटिकल क्षेत्र में भी आ गया कि फाइनेंस मिनिस्टर को इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए. इवन प्राइम मिनिस्टर का अगर नॉलेज अच्छा है तो उसे ही विल बी इन बेटर पोजीशन टू डिलीवर. राष्ट्रपति का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए. तो इस तरह का डिबेट एंड बहुत सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन का इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनसे बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाई यू वांट टू गो इन सिविल सर्विसेज. बहुत सारे लोग अच्छे जॉब में होते हैं फिर भी वो छोड़कर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा. यहां कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, सभी का जस्टिफिकेशन अलग हो सकता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं दैट आई विल टेल यू. दैट यू डोंट शो दैट यू आर गोइंग फॉर पावर, यू आर पावर हंग्री. यू डोंट शो ऑल्सो दैट आई एम गोइंग ओनली फॉर सर्विस. सो यू हैव टू बी बैलेंस्ड. यस, इट इज अ काइंड ऑफ जॉब and I also wanted to do your job, but this job gives more opportunity, more exposure, more opportunity to deliver for the larger society. I had always an inclination, यहीं पे आपने attraction बोल दिया तो वो गलत मैसेज जाएगा, लेकिन inclination बोला. My socialization was such that I had a natural inclination for it, तो ये पॉजिटिव वर्ड है. तो शब्दों का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है. यह भी बात सच है, कोई भी इंटरव्यू 100% परफेक्ट नहीं होता, वरना सभी को पूर्ण मार्क्स मिल गया होता. इंटरव्यू में पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए होते, 275 के 275 मार्क्स मिल गए होते. तो ऐसा नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट, सो यू ऑल्सो थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. There may be some questions where you will not be able to answer, but don't worry, don't get embarrassed, don't lose your confidence. ये सबके साथ होता है. अगर आप टॉपर भी होने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपने 4-5 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया है, ये मायने नहीं रखता. हो सकता है किसी एरिया में आपका इंटरेस्ट ना डेवलप हुआ हो, या इंफॉर्मेशन या उस समय के सिचुएशन में रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. कई बार आप चीजें जानते हैं बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. ठीक है, पार्ट ऑफ गेम, ये होता है. ये लाइफ में इस बात को आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहेगा. यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट परफेक्ट, यू मे ऑल्सो नॉट रिकॉल ऑल द थिंग्स इंस्टेंटेनियसली, एंड यू आर नॉट एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड पर्टिकुलरली सीइंग द लैटिट्यूड इन द इंटरव्यू, यू मस्ट बी ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़े कि आपका प्रोफेशनल डिग्री तो बर्बाद हो जाएगा. आपने इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने मैनेजमेंट किया, इतना पैसा खर्च किया, आईआईटी किया, सरकार ने आप पे इतना खर्च किया, और वो सब तब बेकार चला गया. सिविल सर्विसेज में तो नेचर ऑफ जॉब अलग है.
यहां तो आपको जस्टिस करना है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है, कलेक्टर का काम करना है, या पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करना है. सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट civil services is the most coveted one, and it should be open and porous for best talents across all streams. It will enrich it rather than making it one dimensional or narrow. इसको उदाहरण से भी समझा सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो प्लांट लोड फैक्टर जो आज सरकार की प्रायोरिटी में एक है, पावर सेक्टर रिफॉर्म जो सरकार की प्रायोरिटी में एक है, सोलर एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन, T&D लॉसेज, ये अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास है और आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एग्जाम से भी जा रहे हैं तो आपका ये एसेट है. अगर कोई डॉक्टर है और वो सिविल सर्विसेज में है और आज के दौर में, कोविड-19 के दौर में, अगर उसका वो नॉलेज उसको डीएम के रूप में अपनी ड्यूटी को बेहतर डिस्चार्ज करने में मददगार होता है तो ये तो एसेट है, where it is liability. And moreover, this is the reason why according to the wisdom of those who are going to the Department of Personnel and Training and UPSC, they have not put any specific qualification, only graduation is the minimum qualification. Maximum you can have any set of qualification, that does not matter. फिर है framework of the questions, कि framework भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आएगा. तो एक तो आपने देख लिया कि कॉमनली आस्क्ड, लेकिन फ्रेमवर्क भी क्लियर माइंड में होना चाहिए. अगर फ्रेमवर्क माइंड में क्लियर है तो मन में कोई दुविधा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल, देन इट गोज टू फैमिली. ऑल्दो क्वेश्चंस फ्रॉम फैमिली इज रेयरली आस्क्ड, बट समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड. If your father is mining engineer, definitely it is expected that you might have seen so many mines. What is underground mine? What is overburden? What is ore? What is tenor? What is mineral? So it is expected. If your father is doctor and now so it's some basic knowledge that sometimes it can be asked. But individual में आपकी personality, literal meaning of your name. अगर मेरा नाम कुमार उज्ज्वल है तो मेरे पेरेंट्स ने कुमार क्यों रखा? भारत में मनोज कुमार, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, कुमार क्यों है? तो कुमार कार्तिकेय स्कंद सुब्रमण्यम शिव पार्वती के बेटे थे जो मिलिट्री कमांडर थे देवों के, एंड ही वाज हैविंग 100% स्ट्राइक रेट टू इंश्योर विक्ट्री फॉर देवास अगेंस्ट असुर्स. एंड एवरी फादर सी एन आइडियल ऑफ कुमार, कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रमण्यम, मुरुगन इन हिज सन. हर फादर अपने पुत्र को सफल होते हुए देखना चाहता है कि वो हर वेंचर में सफल हो, उसका स्ट्राइक रेट भी 100% हो. सो समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर लिटरल मीनिंग ऑफ योर नेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम कुमार उज्ज्वल है तो उज्ज्वल का क्या मीनिंग है? ब्राइट. ब्राइट, व्हाट काइंड ऑफ ब्राइटनेस? इज इट ब्राइटनेस इन फिजिकल सेंस और ब्राइटनेस और एनलाइटनमेंट फ्रॉम विद इन, from mind, from heart? So different dimensions can be there sometimes. So individual में ये सब चीजें आ जाती हैं. फैमिली के रेयर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके विलेज या सिटी जिसको आप बिलोंग करते हैं उससे क्वेश्चन तो होता ही है कि आप किस सिटी या किस विलेज को बिलोंग करते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या ज्योग्राफी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपने अपने विलेज या टाउन से क्या सीखा, आपके सराउंडिंग्स. फिर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पेशलिटी, ये सब चीजें पता होना चाहिए. क्यों न्यूज में था आपका डिस्ट्रिक्ट, ये भी पता होना चाहिए. आपका डिस्ट्रिक्ट में रेड जोन्स ज्यादा हैं तो क्यों है, कोविड-19 के सेंस में. तो फिर स्टेट, द स्टेट यू बिलोंग टू, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो नेचुरल है कि 370 पर आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, बाकी लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ज्यादा उम्मीद है कि पूछा जाएगा. तो पोटेंशियल एरियाज यू कैन एंटिसिपेट कि मेरे से क्या ज्यादा पूछा जाएगा, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरे नाम में क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है.
उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबका ये अलग अलग है। तो स्टेट, मेरे स्टेट का पोजीशन क्या है, मेरे स्टेट में के जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हमारे स्टेट में करंट जो अभी चल रही है घटनाएं, वो सब। फिर नेशन, ऑफ कोर्स इंडिया इज ए नेशन स्टेट, दिस इज डोमेस्टिक अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस में क्या फर्क है, डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉज में क्या फर्क है, यूएन क्यों सॉवरेन बॉडी नहीं है, तो ये सब चीजें, इनमें भी डायमेंशन है। सोशल, इकोनॉमिक, कि सोशल को फिर से डिवीजन कर सकते हैं कि पहली सोसाइटी जैसे फैमिली है, सिविल सोसाइटी है, पीयर ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसमें मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, करेंसी है, मार्केट है, डिमांड है, प्राइसेस हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसमें स्टेट है, गवर्नमेंट है, टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, रूल, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो कल्चरल एस्पेक्ट इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिलीफ्स, परसेप्शंस, ओरिएंटेशंस हैं। तो ये सब डायमेंशन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन किस खांचे पे है, क्वेश्चन किस एस्पेक्ट से है, क्या क्वेश्चन किसी उसके सब एस्पेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, इन रिसेंट पास्ट देयर वाज कंट्रोवर्सी in Karnataka, in Madhya Pradesh, and now ongoing in Rajasthan regarding anti-defection law, regarding party whip, regarding speaker's role, regarding judicial intervention, like Kilipo Olohan case 1992 judgment of Supreme Court, like 10th schedule which was included by 52nd constitutional amendment. तो इन सब चीजों से आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क क्या है और किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो डूज एंड डोंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है इंटरव्यू में, तो नेचुरली यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। डूज में अगर कहें, एक डिसेंट ड्रेस हो, अगर जो स्टैंडर्ड माना जाए, और प्रेजेंटेशन हो, हम्बल हो, स्माइलिंग फेस हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन लाफिंग फेस नहीं, स्माइलिंग मतलब स्माइलिंग और खड़ूस आप ना दिखें, और कोशिश करें कि ऑनेस्टी के साथ जवाब दें। जेन्युइननेस आपके बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर पर्सनालिटी। तो उसका एक इंप्रेशन इंटरव्यू बोर्ड पर लॉन्ग लास्टिंग पड़ता है कि नहीं, जेन्युइन कैंडिडेट है। अगर दो चार फैक्ट इधर उधर के उधर है, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, बट जेन्युइन कैंडिडेट है, तो ये ज्यादा अच्छा, बेहतर इंप्रेशन देता है, बजाय कि हर क्वेश्चन का ज्यादा डिटेल में आंसर, ज्यादा बोलने की कोशिश और सुनने की कम आदत, ये नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड, हम्बल लुकिंग, ऑनेस्ट, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का पता नहीं है तो यू कैन से आई डोंट नो, आई फेल टू रिकॉल, कोई बात नहीं। हाँ, क्या नहीं करना चाहिए आपके बॉडी लैंग्वेज में, ये नहीं होना चाहिए, यू कैन यूज दिस, क्योंकि नेचुरल है, कभी बोलते हैं तो हमें एक्सप्रेशन के लिए, बेहतर एक्सप्रेशन के लिए यू कैन नॉट बी स्टैटिक, ऐसे नहीं बैठ सकते आप एकदम रिजिड होके, क्योंकि ये पोस्चर दिखाता है कि आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। तो एक फ्री होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये गेस्चर और ये जेस्चर में अंतर है। और वहां आप इंटरव्यू देने गए हैं, लेने नहीं। अगर इंटरव्यू बोर्ड मेंबर आपको प्रोवोक करता है, जानबूझ के आपको टेस्ट कर रहा है, आप समझ जाइए, आपको प्रोवोक नहीं होना है। आप, यू हैव टू मेंटेन योर कूल एंड यू शुड नॉट काउंटर क्वेश्चन इवन इफ दे आर रॉन्ग। ऐसा होता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी हो गया तो हो गया, ऐसा होता नहीं है कि बोर्ड मेंबर्स रॉन्ग हो, इनको इतना एक्सपीरियंस होता है, इतना नॉलेज होता है, वही चीज दिन रात कर रहे हैं, वो इंटरव्यू ही लेने का काम कर रहे हैं, उनका काम ही वही है। तो नेचुरल सी बात है कि आपके अप्रोच में हुडविंकिंग अप्रोच नहीं आना चाहिए, क्लेवरनेस नहीं, विजडम होना चाहिए। बहुत बारीक अंतर है, लेकिन यह अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलना या बहुत लाउड होने से भी एनवाइंग होती चीजें, और बहुत डोसाइल होने से उनको सुनने में ही कष्ट हो रहा है, उनको ऐसे करना पड़ रहा है,
तो ये भी दोनों में दिक्कत है। और कई बार देखा गया है कि अगर किसी का सिंगिंग हैबिट है तो उसे कहता है आप गा के सुनाइए, तो आमतौर पे किसी का थोड़ा सा अच्छा गाना होता है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। सिंगर जैसा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई आप कैलाश खेर जैसा गाना गा ले या बड़े सिंगर के तरह जैसा गा ले, लेकिन अगर आप बाई एंड लार्ज ठीक ठाक अपने 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 हॉबी में दिया हुआ है और सुना देते हैं तो that gives good impression. And again I said smiling face, not laughing face. और आई कांटेक्ट, और सबसे पहले इंटर करते समय अगर विमेन मेंबर हैं तो उनको पहले गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या इस तरह का। और कई बार गलती करते हैं डोंट्स में, इंटर करने के बाद कहते हैं घबराहट में, जल्दीबाजी में, उनको लगता है कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, बैटिंग करने जा रहे हैं जैसे, तो अंदर घुसने के बाद में आई कम इन, तो पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड होने वाली बात है। मेंटेन योर कूल, टेक योर टाइम। अगर आप जा रहे हैं, आपको साथ ले जाएंगे मेंबर के डोर स्टेप्स तक, आप आराम से, कोई पैनिक में नहीं, टेक योर टाइम। जैसे जो बैट्समैन टाइम लेके आंख जमा के खेलता है वो ज्यादा अच्छा रन बनाता है, और हड़बड़ी में जो खेलते हैं वो जल्दी आउट हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपको रखना है। यू हैव नॉट टू रिजेक्ट एनी नोशन और any thing that has been presented to you by members, and whenever try to use the word honorable or honorable Supreme Court or honorable members of parliament, wherever those constitutional post holders who have privileges, if you use that gives a good impression. Otherwise you can say PM Modi like this, he did this, if the question is relating to that. But as a matter of a good gentleman, nice gentleman, you must respect all. And you should be neutral. You should not give any political impression that you are having inclined to a particular political ideology or party or so on, except Gandhian ideology, because that is considered universal. So, these are all about interview. In next phase, I will discuss the potential areas from where question can be asked, political areas, domestic politics and international politics, that I'll cover in your next class.